नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती, पुलिस, आरआरबी और अन्य सभी वनडे बैच के एग्जामों के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का 9वां क्लास है और इसमें हम लेकर आते हैं आपके 15 क्वेश्चन जो कि विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास है या सर्वोच्च न्यायालय के पास है? तो अब यहाँ पे होता है कि अगर कोई भी मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार जो है वह सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो सही आंसर होता है डी। अब अन्य की अगर हम बात कर लें तो भारतीय संविधान का जो भाग 11 है, भाग 11 है, इसका जो अनुच्छेद है 245 से 255 तक है और इसमें केंद्र राज्य के विधायी संबंधों पर चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 248 ये कहता है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य व समवर्ती सूची में नहीं किया गया है, अर्थात अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन रहती हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि जो भी अवशिष्ट शक्तियां रहती हैं वह किसके अधीन रहती है, तो केंद्र सरकार के अधीन। और कोई भी शक्ति अवशिष्ट शक्ति है, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो सर्वोच्च न्यायालय लेता है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य, 22 सदस्य, 7 सदस्य या 30 सदस्य? तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से जो होते हैं कुल 15 सदस्य होते हैं। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे कुल सदस्यों की अगर बात कर दिया जाए तो लोक लेखा समिति में कुल सदस्य होते हैं 22 और इसमें से जो 15 सदस्य होते हैं वह लोकसभा से होते हैं और जो इसके 7 सदस्य होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति प्रतिवर्ष लोकसभा के प्रक्रियाओं तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 308 के तहत गठित की जाती है। लोक लेखा समिति के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर चुने जाते हैं। साल 1967, 66 और 67 तक सत्तारूढ़ दल के किसी विशिष्ट सदस्य को मतलब कि लोक जो होता है, जो प्रेजेंट टाइम का जैसे सत्तारूढ़ दल है, उसी के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष चुना जाता था। लेकिन साल 1967 में यह प्रावधान कर दिया गया कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो विपक्ष का कोई नेता होगा। ठीक है, विपक्ष का जो आपका अगेंस्ट वाली पार्टी है उसका ही कोई सदस्य इसका अध्यक्ष हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद साल 1966 से 67 तक यह प्रावधान था कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वह सत्तारूढ़ दल का ही होगा। लेकिन साल 1967 में यह प्रावधान किया गया कि विपक्ष का कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष बनता है। हालांकि यहाँ पूछा गया है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य लोकसभा से होते हैं, तो 15 सदस्य, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, विपक्ष का कोई व्यक्ति इसका नेता होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला कह रहा है कि राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, तो बिल्कुल सही है कि अगर राज्य विधानमंडल किसे कहते हैं, तो अगर आपसे आ जाए कि राज्य विधानमंडल, तो इसमें क्या होता है, विधान सभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल, इसको मिलाकर विधानमंडल बनता है। तो यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा कह रहा है कि मौत की सजा को माफ कर सकता है, तो यह गलत है क्योंकि मौत की सजा को माफ करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति क्या कहता है कि मौत की सजा को माफ करता है। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मौत की सजा के माफ करने का अधिकार नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे। दूसरा कह रहा है कि वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, तो यह बिल्कुल सही है क्योंकि नियुक्ति कौन करता है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल शपथ दिलाता है, न कि नियुक्ति करता है। और चौथा कह रहा है कि उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है क्योंकि आपातकालीन शक्तियां केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि राष्ट्रपति मैंने बताया कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति मौत की सजा को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल जो होता है, राज्य का जो राज्यपाल होता है, आर्टिकल 161 यानी कि 161 के तहत केवल क्षमादान का प्रावधान कर सकता है, मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता है। आगे की अगर बात करें तो 3 अगस्त साल 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामले सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं। राज्यपाल कम से कम 14 साल की जेल की सजा पूरी करने से पहले ही कैदी को माफ कर सकते हैं। तो राज्यपाल
राज्यपाल के पास केवल क्षमादान है, न कि मौत की सजा को माफ कर सकते हैं। आगे की अगर बात करें तो राज्यपाल के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख का घोषित किया गया है, और यह औपचारिक प्रमुख किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 154 के तहत यह कहा गया है कि राज्यपाल जो होगा वह राज्य का जो होगा वह औपचारिक प्रमुख होगा। आगे की अगर बात करें तो राज्यपाल, जैसा कि मैंने बताया कि वह विधानमंडल का हिस्सा होता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। और अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल क्या करता है, तो राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान भी करता है और विधानसभा का विघटन भी करता है। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 174 में किया गया है। और अनुच्छेद 213 में यह कहा गया है कि जब सत्र नहीं चल रहा होगा तो राज्यपाल अध्यादेश राज्य में जारी कर सकता है। आगे की अगर बात किया जाए तो राज्यपाल जो होता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है, न कि नियुक्ति करता है। तो यहाँ पे नियुक्त करने का प्रावधान किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, और शपथ दिलाने का प्रावधान जो है वह राज्यपाल के पास है। तो पूछा है आपका ये कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सही आंसर होता है आपका बी, कि बी वाला कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्तियों का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 123 में, या अनुच्छेद 143 में, या अनुच्छेद 52 में, या अनुच्छेद 300 में। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है तो वह अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है, और राज्यपाल किसके तहत, तो राज्यपाल जो होता है 213 के तहत राज्यों में अध्यादेश जारी करता है, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है, अध्यादेश जारी करता है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पर बात करें कि किस समय अध्यादेश जारी करता है, तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई कानून बनाना आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो होता है अनुच्छेद 123 का प्रयोग कर अध्यादेश जारी करता है। अब यहाँ पे होता है कि दो सत्रों के बीच की दूरी 6 माह से अधिक की नहीं होनी चाहिए, और सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। अतः संसद की अनुमति के बिना 6 माह और 6 सप्ताह अर्थात 7.5 माह अध्यादेश क्या होता है, लागू रहता है। तो समान रूप से हम लोग पढ़ते हैं 6 माह, लेकिन इसमें 6 माह प्लस आपका 6 सप्ताह, तो 6 सप्ताह को जब जोड़ लेंगे तो 7.5 क्या होता है, माह आ जाता है। तो यहाँ तक आपका क्या होता है, अध्यादेश जारी रहता है। संसद का अधिवेशन शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश को मंजूरी नहीं मिलने पर अध्यादेश क्या होता है, निरस्त होता है। यही आपका 6 सप्ताह है कि अगर संसद का सत्र शुरू हो गया और 6 सप्ताह के अंदर अगर अध्यादेश को मंजूरी नहीं मिलती है तो यह अध्यादेश क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे होता है कि अध्यादेश पारित हो जाने के पश्चात संसदीय कानून के रूप में ही अधिनियमित हो जाता है। अगर यह अध्यादेश पारित हो गया तो यह कानून बन जाता है। आगे की बात करें तो अनुच्छेद 143 में यह चीज कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 52 में यह चीज कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और इसी अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि वह सर्वोच्च सेनाओं का क्या होगा, प्रमुख सेनापति होगा। अनुच्छेद 300 में कहा गया है कि भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकती है, और अनुच्छेद 300 का काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने पता है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार यानी कि विधि अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 क में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए हैं, इनमें से कौन से नीचे गलत का उल्लेख है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, उसमें कुल 5 विषयों को जो था वह राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। वह 5 विषय कौन थे, तो पहला था आपका शिक्षा, दूसरा था वन, तीसरा था भार और माप, चौथा था वन्य जीव और पक्षियों की सुरक्षा, वन्य जीव संरक्षण आप कर सकते हैं, और 5वां जो विषय था वह था उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के न्याय प्रशासन एवं गठन की शक्तियां जो था राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब ये कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो अब यहाँ पे देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि शिक्षा और वन, ठीक है, तो ये सही नहीं होता है आपका। और दूसरा कह रहा है कि वन जंगली जानवरों का संरक्षण, तीसरा कह रहा है कि शिक्षा पक्षियों का संरक्षण, चौथा कह रहा है वन और स्थानीय सरकार। तो यहाँ पर यही वाला गलत है क्योंकि स्थानीय सरकार जो है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सही आंसर जो नहीं है वह आपका डी होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जब आप भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को आप पढ़ेंगे तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है। संघ सूची में वर्तमान समय में विषयों की संख्या कुल 52 है। दूसरा है आपका राज्य सूची,
राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या 59 है। और तीसरा है आपका समवर्ती सूची, जिसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इसमें वर्तमान समय में कुल विषयों की संख्या 98 है। तो हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। पहला कह रहा है कि वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। दूसरा कह रहा है कि प्रश्नकाल और कार्य सूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष के अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। तीसरा कह रहा है कि किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित समय। और चौथा कह रहा है कि बजट पर चर्चा करने के लिए आवंटित विषय विशिष्ट समय। तो यहाँ पर जो है शून्यकाल का आशय होता है कि प्रश्नकाल और कार्य सूची की अगली मद के बीच जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई प्रश्न या विषय उठाते हैं तो उसे हम लोग शून्यकाल कहते हैं। सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि शून्यकाल भारतीय प्रेस द्वारा साल 1962 में दिया गया एक शब्दावली है। शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था का विकसित एक नवाचार रूप है। तो आपसे पूछा जाए कि शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी, तो साल 1962 में शून्यकाल इसको नाम दिया गया और किसके द्वारा, भारतीय प्रेस यानी कि मीडिया के द्वारा दिया गया था। और शून्यकाल जो है भारतीय संसदीय व्यवस्था की एक नवाचार रूप है। शून्यकाल की चर्चा संसद के प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं की गई है, इसीलिए बेसिक तौर पे जब शून्यकाल चलता है तो सत्ता पक्ष काफी डरा हुआ रहता है। अब बात करते हैं कि शून्यकाल कब शुरू होता है। तो पहला जो काल होता है उसको हम कहते हैं प्रश्नकाल, और यह संसद के कार्य दिवस का पहला घंटा होता है। और प्रश्नकाल जो चलता है सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद का कार्य कब शुरू होता है तो सुबह 11 बजे से शुरू होता है, और 11 से 12 का जो समय होता है उसे प्रश्नकाल कहते हैं। और उसके बाद 12 से 1 बजे का जो समय होता है, 12 से 1 बजे का जो समय होता है, इसे ही हम लोग शून्यकाल कहते हैं। तो पूछा जाता है कई बार कि शून्यकाल का समय क्या है, तो 12 से 1 के समय को शून्यकाल के नाम से जाना जाता है और 11 से 12 के समय को प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है। सदन के सदस्यता का 10वां भाग, या सदन के सदस्यता का 2/3 भाग, या सदन के सदस्यता का 1/3 भाग, या सदन के सदस्यता का 1/8वां भाग। तो आप यहाँ पे होता है कि संसद की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों को निश्चित किया गया है, तो सदन के सदस्य का 1/10वां भाग यह निश्चित किया गया है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 में जो कहा गया है कि जो होता है कि गणपूर्ति या कोरम पूर्ति के बारे में कहा गया है, और अनुच्छेद 100 में कहा गया है कि संसद की सदस्य का 1/10वां भाग अगर उपस्थित नहीं होगा तो उस दिन सत्र नहीं चलेगा। उसी प्रकार से राज्य के विधानमंडलों में आर्टिकल 189(3) में कहा गया है कि अगर विधानसभा में कुल 1/10वें सदस्य उपस्थित नहीं है तो सदन की कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो दोनों को याद रखिएगा कि अगर केंद्र सरकार के लिए बारे में पूछा जाए तो आर्टिकल 100 में कहा गया है, और राज्य सरकार के बारे में कहा जाए तो आर्टिकल 189(3) में कहा गया है। और कुल कितने सदस्य होने चाहिए, तो कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्री परिषदों में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। 73वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 87वां संविधान संशोधन, या 91वां संविधान संशोधन। तो अब यहाँ पे होता है कि भारतीय संविधान के 91वां कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था, इसके तहत मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया। अब यह सीमित करके कितना किया गया, तो जो कहा गया कि मंत्री लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का अधिकतम कितना % होने चाहिए, 15% होने चाहिए। मतलब 15% होने चाहिए, इससे अधिक नहीं होने चाहिए। और जिस राज्य में विधानसभा के 15% यानी कि 12 से कम होगा, वहां 12 मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान, मतलब न्यूनतम कितने मंत्री हो सकते हैं, 12 मंत्री, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो 15% से अधिकतम नहीं हो सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूनतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो 12, और अधिकतम उस विधानसभा के या संसद के लोकसभा के सदस्यों का जो होता है 15% हो सकते हैं। अब यहाँ पे कहा गया कि अगर आपसे दिल्ली संघ शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो इसमें कुल मंत्रियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई, तो दिल्ली में कुल मंत्रियों की संख्या 7 निर्धारित की गई है। अब अन्य संविधान संशोधन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था साल 2002 में हुआ था, और इसके तहत ये चीज कहा गया था कि इसके तहत जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, और इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था।
73वां संविधान संशोधन जो है वह पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और जो 87वां संविधान संशोधन है, 87वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो यहाँ पे इससे पहले जो था परिसीमन की जो जनसंख्या का आधार था साल 1991 था, और 87वां संविधान संशोधन होता है साल 2003 में, और इसमें परिसीमन के जनसंख्या का आधार वर्ष, ठीक है, 1991 से हटाकर साल 2001 कर दिया गया। ठीक है, साल 2001 कर दिया गया। ये आपका 87वां संविधान संशोधन रहा। तो यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, या राज्य के मुख्यमंत्री की संस्तुति पर संसद द्वारा, या राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा, या यहाँ पे कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ पे होता है कि किसी राज्य में विधानसभा का विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति जो होता है वह राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प के पारित करने पर संसद के द्वारा समाप्त या गठित किया जा सकता है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, इसमें सर्वप्रथम 2 सदनों वाले विधानमंडल का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169, ठीक है, अनुच्छेद 169 जो है, इसके अंतर्गत राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर साधारण बहुमत से विधान परिषद का सृजन या समाप्ति का प्रावधान किया गया है। विधान परिषद की संरचना का उल्लेख जो है वह आर्टिकल 171 में किया गया है। अब यहाँ पे होता है कि विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं कैसे आते हैं, तो विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य होते हैं वह विधान सभा के सदस्य होते हैं, और बाकी 1/3 सदस्य होते हैं वह स्थानीय निकायों द्वारा आते हैं। 1/6 सदस्य होते हैं वह राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/12 सदस्य जो होते हैं वह स्नातक के निर्वाचक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और पुनः 1/12 सदस्य होते हैं वह शिक्षक गणों के निर्वाचक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अब यहाँ पे होता है कि विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम जो होता है संबंधित राज्य के विधानसभा का 1/3 और न्यूनतम कितनी संख्या हो सकती है, तो 40। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन है तो उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो उस राज्य का जो विधानसभा में कुल सदस्य है उसका अधिकतम 1/3 और न्यूनतम कितना हो सकता है, तो न्यूनतम 40 इनकी संख्या हो सकती है। अब यहाँ पे पूछा जाए कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा कितने लोग आते हैं, तो 1/3 लोग। स्थानीय निकायों द्वारा कितने लोग आते हैं, तो 1/3 लोग। उसके बाद राज्यपाल कितने लोगों को मनोनीत करता है, तो 1/6 लोगों को राज्यपाल मनोनीत करता है। स्नातक शिक्षकों के द्वारा कितने लोग चुने जाते हैं, तो 1/12 लोग। और उसके बाद शिक्षक गणों का जो निर्वाचक मंडल होता है उसके द्वारा कितने लोग चुने जाते हैं, तो 1/12 लोग चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है, पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। तो यहाँ पर राज्यसभा में सदस्यों की संख्या का जो निर्धारण किया गया है वह चौथी अनुसूची में किया गया है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पर जानते हैं सभी अनुसूचियों के बारे में। तो पहली अनुसूची में कहा गया है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का नाम। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अन्य जो संवैधानिक पद हैं उनके वेतन और भत्तों के बारे में कहा गया है। तीसरी अनुसूची में संवैधानिक जो पद हैं उनके शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ उल्लेख नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा गया है वह चौथी अनुसूची का है। तो इसमें राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के सदस्यों के सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों और प्रशासन के नियंत्रण संबंधी चीजें कही गई हैं। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में यहाँ पर जो है कि इसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में जो है वह नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं किया, चौधरी चरण सिंह या बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव या एससी देवगौड़ा या चंद्रशेखर। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि चंद्रशेखर ने जो है वह किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। ये एक प्रकार के ऐसे प्रधानमंत्री थे। तो सही आंसर होता है डी। अब जान लेते हैं यहाँ पे चंद्रशेखर जी के बारे में। तो यहाँ पे चंद्रशेखर जी का जो आपका
चंद्रशेखर जी को जो होता है, इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब, तो 10 नवंबर साल 1990 से 21 जून साल 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर जो थे वह समाजवादी विचारधारा के थे और चंद्रशेखर जो थे यह यंग इंडियन के संस्थापक और संपादक भी थे। अन्य अगर व्यक्तियों की बात करें तो चौधरी चरण सिंह की अगर बात किया जाए तो चौधरी चरण सिंह जो थे यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। और पीवी नरसिम्हा राव की अगर बात किया जाए तो पीवी नरसिम्हा राव जो थे वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और भारत के प्रधानमंत्री भी थे। और एस सी देवगौड़ा की अगर बात करें तो एस सी देवगौड़ा जो थे वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और भारत के प्रधानमंत्री भी बने। अगला क्वेश्चन जो पूछा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया, 24वां, 44वां, 42वां या 48वां। तो यहाँ पर है कि 24वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। अब यहाँ पे होता है कि 24वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो साल 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन की, तो 44वां संविधान संशोधन जो आपके 42वां संविधान संशोधन किया गया तो उसकी विसंगतियों को दूर करने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। इसमें कई सारे चेंजेज लाए गए थे। और 48वां संविधान संशोधन की बात किया जाए तो 48वां संविधान संशोधन जो हुआ था साल 1984 के द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने से संबंधित आपका 48वां संविधान संशोधन है। तो यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीट हासिल करना होगा, 1/4, 1/6, 1/8 या 1/10। तो यहाँ पर लोकसभा हो या राज्यों का विधानसभा हो, अगर उनको विपक्ष का नेता बनना होता है तो उनके कुल सीटों का 1/10 सीट हासिल करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार से सही आंसर होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है, राज्य के महाधिवक्ता के समान या भारत के महान्यायवादी के समान या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान या लोकसभा के अध्यक्ष के समान। तो यहाँ पे होता है कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है उसे हटाए जाने की जो प्रक्रिया होती है वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं अन्य के बारे में। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख किया गया भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में इनका उल्लेख किया गया है। महाभियोग के प्रावधान की अगर बात किया जाए तो महाभियोग का जो प्रावधान है वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में जो है वह महाभियोग का प्रावधान है और यह महाभियोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए बनाया गया है। अन्य की अगर बात करें जैसे कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश तथा मुख्य निर्वाचन आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाती है, न कि महाभियोग चलाई जाती है। महाभियोग केवल और केवल किसके लिए बनाए, तो राष्ट्रपति के लिए बनाए, जिसकी व्याख्या आर्टिकल 61 में किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि संविधान संशोधन दिया गया है और उसको मैचअप करना है। तो यहाँ पे दिया गया है आपका कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 101वां जो संविधान संशोधन है वह संबंधित है जीएसटी से। तो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 102वां जो संविधान संशोधन है वह संबंधित है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये 102वां है। उसके बाद है आपका 103वां संविधान संशोधन। तो 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो यहाँ पे क्या था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, जिसको हम लोग ईडब्ल्यूएस कहते हैं, उन्हें अधिकतम 10% के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और 104वां संविधान संशोधन जो है उसमें कहा गया था कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटें जो 2 आरक्षित सीटें थी उनके प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है आपका बी। अब थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि अब तक भारतीय संविधान में कुल रिसेंट में कितने संशोधन हुए हैं। तो अभी तक भारतीय संविधान में कुल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 101वां जो संविधान संशोधन है इसे 1 जुलाई साल 2017 को लागू किया गया और यह किससे संबंधित है, जीएसटी से है। 102वां जो संविधान संशोधन है इसे 11 अगस्त साल 2018 को लागू किया गया और यह यहाँ पे जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया।
103वां जो संविधान संशोधन है इसे 12 जनवरी साल 2019 को लागू किया गया और यह ईडब्ल्यूएस से संबंधित है कि अधिकतम आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उन्हें अधिकतम 10% के आरक्षण का प्रावधान है। 104वां जो संविधान संशोधन है इसे 25 जनवरी साल 2020 को लागू किया गया और इसमें कहा गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों के यानी कि 2030 तक बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन जो जिनकी सीटें आरक्षित थी उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 105वां जो संविधान संशोधन है इसमें कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अन्य जो ओबीसी वर्ग है उन्हें पहचान करने की शक्ति किसको दे दी गई, राज्य सरकार को दे दी गई। पहले यह शक्ति किसके पास थी, केंद्र सरकार के पास थी। और 106वां जो संविधान संशोधन है अभी हाल ही में चर्चा में रहा, तो इसमें लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को जो है 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो अभी तक भारतीय संविधान में कुल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो दोस्तों ये था आपका 9वां क्लास जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित। और उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।